सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अहम सवाल ये होता है कि इंसाफ शायद बहुत मुश्किल है, इंसाफ बहुत ताख़ीर का शिकार है और एक आम आदमी के लिए इंसाफ का हुसूल शायद नस्लों तक चलता हुआ नज़र आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी ओपन एंड शट हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें आज तक चीज़ें बड़ी सुस्त रवि का शिकार होती हैं। सबसे पहले आज बात भी इसी बात पे करेंगे कि नूर मुकद्दम के कत्ल को आज 78 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक इस केस पे कोई ऐसी डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रही है कि जिसे ठोस करार दिया जा सके, जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि नूर मुकद्दम का कातिल ज़ाहिर जाफ़र अपने अंजाम को पहुंचने को है। यही वजह है कि इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी एक बार फिर नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर है। हाल ही में इस हवाले से कैंडल विजिलेंस भी किया गया। इस केस की अब तक की डेवलपमेंट पर आपको मुसलसल इस पर बताएंगे भी और जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे ये जानेंगे कि क्या मामलात हैं कि अब जो चीज़ें सामने आई हैं। अब तक सामने आने वाले शवाहिद में सबसे अहम मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र का बयान है, जिसकी बुनियाद पर ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन और थेरापी वर्क्स वालों को अब शरीके जुर्म करार दिया जा चुका है। भले ही थेरेपी वर्क्स के लोग ज़मानत पर बाहर हैं, अलबत्ता ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की ज़मानतें सेशन कोर्ट के बाद आज हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दी हैं। इस केस की अब तक की डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करेंगे और सवाल यहाँ पर बड़ा एक अहम है कि जहाँ थेरेपी वर्क्स वालों की ज़मानतें हुई हैं, उनके वालिदैन की ज़मानत मुस्तरद हुई है, तो अब हाई कोर्ट के अंदर क्या ये भी मुस्तरद हो सकती है। और अब तकरीबन 8 हफ्ते के हवाले से ये बताया गया है कि इस केस का ट्रायल कोर्ट फैसला करे। ये भी हाई कोर्ट ने आज के जो समात है उसके दौरान ये बात भी की है। हमारे साथ इस वक्त अम्बरीन कुरैशी साहब सीनियर कानूनदान हैं। अम्बरीन कुरैशी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अम्बरीन कुरैशी साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज अपील मुस्तरद कर दी है, तो ये उनके वालिदैन की, तो उनके वालिदैन उस वक्त कराची में मौजूद थे जब ये सारा वाक़या हुआ। थेरेपी वर्क्स वाले वहाँ पर मौजूद थे, यानी उन्होंने ख़ुद थेरेपी वर्क्स वालों को वहाँ पर भेजा उस सारे मामलात को टैकल करने के लिए। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थेरेपी वर्क्स वालों की भी ज़मानत खारिज करने की जो दरख्वास्त है, तो वहाँ उनकी भी दरख्वास्तें अब खारिज हो सकती हैं, ज़मानतें मुस्तरद हो सकती हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आई थिंक हमें जो मेन चीज़ है वो देखनी ये है कि क्रिमिनल लॉ कैसे काम करता है और केसेस कैसे जाते हैं। हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो एक उसका जो टेस्ट होता है वो यही है कि आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक चीज़ इस्टेब्लिश करनी है कि उसमें कोई शक ना रह जाए कि ये जो क्राइम जो कमिट हुआ है उसमें अबेटमेंट हुई है और उसमें एक्चुअली उन्होंने एविडेंस को रिमूव करने की कोशिश की है। जहाँ तक ज़ाहिर जाफ़र का ताल्लुक है, इस बात का कोई इट्स एन ओपन एंड शट केस। हमारे पास फोरेंसिक इतना जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ज़ाहिर जाफ़र को बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि वहाँ पे कोई भी गुंजाइश है। हाँ, अलबत्ता जहाँ पे इसके पेरेंट्स से है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है प्रोसिक्यूशन की, टू गो एंड इंश्योर कि वो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि उन्होंने एक्चुअली कमीशन ऑफ द क्राइम के बाद या बेट किया है और उसके बाद ऑब्वियसली एविडेंस को रोकने के लिए कहा है। मगर उसमें फिर मैं ये कहूँगी कि जो 2 विटनेसेस हैं, यानी कि ज़ाहिर जाफ़र हिमसेल्फ, जिसने स्टेटमेंट में अपनी खुद कहा है कि भाई मैंने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं इसको संभाल लूँगा, और थेरेपी वर्क्स वालों को बुलाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी कन्विक्शन के लिए। और उसके अलावा जो गार्ड है जो उनको फ़ोन करता है 4 बजे और बताता है कि भाई एक लड़की मौजूद है जिससे ये मार रहा है या तशद्दुद कर रहा है, और उसके बाद भी नहीं एक्शन लिया। जो लॉ कहता है वो कहता है रीजनेबल मैन टेस्ट अप्लाई करता है। क्या एक रीजनेबल इंसान वो इस सिचुएशन में क्या वो किस तरीके से एक्ट करता है। सो रीजनेबल मैन टेस्ट अगर आप अप्लाई करते हैं उसके पेरेंट्स पे और थेरेपी वर्क्स पे, मेरे लिहाज से डेफिनेटली रीजनेबल मैन टेस्ट की एम्बिट पे ये फेल होते हैं और इन्होंने वो एक्शन नहीं किया। देयरफॉर बहुत क्वेश्चन अराइज होता है और चांसेस बहुत आए हैं कि इनकी फिर कन्विक्शन इस वजह से हो जाए। सही। अच्छा, एक चीज़ जो इस वक्त 8 हफ्तों के हवाले से अज़हर सिद्दीक साहब ये बात हुई है आज हाई कोर्ट में भी कि 8 हफ्ते में इस केस का फैसला ट्रायल कोर्ट कर, तो ये आपको लग रहा है कि केस जिस नहज पर आया है ये ट्रायल कोर्ट से
सेशन कोर्ट से ये फैसला हो जाएगा 8 हफ्तों के अंदर, या आप समझते हैं कि ऑब्वियसली जब ज़ाहिर जाफ़र के वकील हैं या थेरेपी वर्क्स के जो वकला हैं वो इस चीज़ को मज़ीद आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक बड़ा तरीक़ाकार होता है कि जहाँ पर मुल्ज़िमान हैं वो केस को तूल देने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही होती है। तो आपको लग रहा है सर 8 हफ्ते में फ़ैसला होना मुमकिन होगा? देखिए, ये एक अच्छी खबर तो आई है कि 8 हफ्ते की डायरेक्शन आ चुकी है, तो इससे पॉसिबिलिटी ये है कि ये ट्रायल जो है वो डे टू डे चलेगा। और अगर ये ट्रायल डे टू डे ना चल सका या हफ्ते में 2 हेयरिंग या 3 हेयरिंग ना हो सकी, ज़ैनब का केस आपके सामने है तारीख में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस दिया था, तो कसूर वाले बच्चे में उस बच्ची का केस जब डे टू डे ट्रायल में गया था तो अल्टीमेटली हमने सब ने इंसाफ होते देखा। फिर हाई कोर्ट ने भी बड़ा जल्दी से टेकअप किया, उन्होंने भी मामले को बड़ा जल्दी से टेकअप कर लिया। लेकिन हमने अमूमन देखा है कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन इस तरह की आती रहती हैं और उस पर कंप्लायंस नहीं होती है। और कई रीजंस हैं, यानी जस्टिस हर जस्टिस बरेड वाला प्रिंसिपल है कि बहुत तेजी से इंसाफ तो नहीं किया जा सकता, मौका पूरा देना है, एविडेंस शहादतें पूरी हो सकें और एक प्रोसेस पूरा है जो कानून ने फौजदारी कानून ने फराहम किया उस पर अमल दरामद हो सके। हमने इसके केस में उलझाव ज्यादा दिया है। मिसाल के तौर पर जहां तक जाहिर जाफिर की बात है, जाहिर जाफिर का केस बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा क्लैरिटी के साथ कन्फेशन भी मौजूद है, एविडेंस भी उसके खिलाफ मौजूद है कि उसने वाकई ये प्लान मर्डर किया है। वो एक अलग बात है कि कल वो इसको ज़हनी मरीज के तौर पर ये लेकर आएंगे। आज आप नोट कर लीजिएगा, वो खामोश इसीलिए है कि कल उन्होंने केस को ट्विस्ट करने की कोशिश करनी है ताकि कैपिटल पनिशमेंट से बचा सके, वरना तो ये अमूमन जो केस है ये कैपिटल पनिशमेंट का 780 ये लगी नहीं है इसके अंदर। 311 का इजाफा हमने कराया नहीं कि फसाद पे लर्ज आने चाहिए थी, ताकि कल कोई पता नहीं है कल इसमें सुलह की तरफ बातें चली जाएंगी। अल्टीमेट हम देखेंगे एंड में, क्योंकि सोसाइटी का एक आम सा एलिमेंट है, प्रेशर सिविल सोसाइटी का हम कई केसेस में देखते हैं रहे। लेकिन यहाँ 2-3 बड़ी मेजर जो गलती हुई है, थेरेपी वर्कर्स को हमने इन्वॉल्व किया, वालिदैन को इन्वॉल्व किया। वालिदैन यहाँ इस्लामाबाद के अंदर थे नहीं, कराची के अंदर मौजूद थे। वो अगर उन्होंने कह भी दिया है कि मिसाल के तौर पर मैं संभालता हूं, तो उन्हें ये तो नहीं पता था कि वो कत्ल करने जा रहा है। और ना अभी तक फॉरेंसिक ऐसा हो चुका है, ना कोई कॉल डाटा ऐसा आया कि जिसमें ऐसी बात आई हो कि उनके वालिदैन ने कहा हो कि मार दो या अबैटमेंट के हवाले से कि कोई पिस्टल दे दो या कुछ। बात है ना, अगर कोई शहादत छुपाने की कोशिश की है तो उससे जुर्म की अलहदा सजा बन सकती है। लेकिन इस बुनियाद पर 109 में अबैटमेंट को कत्ल के हवाले से सजा देना मैं नहीं देखता। उनके वालिदैन नहीं आ सकेंगे, ना थेरेपी वर्कर आ सकेंगे। थेरेपी वर्कर की जमानत इसीलिए नीचे से होगी कि उनका अपना एक आदमी जख्मी हुआ है और वो बाकायदा अंदराज मुकदमा की दरखास्त रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो ये गैर जरूरी चीजें थी, यानी इसने केस को मैं समझता हूँ उलझा दिया। थेरेपी वर्कर को भी इन्वॉल्व करके, माँ बाप को भी इन्वॉल्व करके, इस सारे मसले के अंदर कोई माँ बाप तो नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो कत्ल करे और साथ बैटबैंड करे, ना कोई ऐसी दुश्मनी है ना, और वो भागते भी फिर रहे हैं उसको बचाने के हवाले से। सिविल सोसाइटी ने यहाँ समझता हूँ कि हम लोगों की तरफ से प्रेशर ज्यादा रहा इस मामले की तरफ कि हमने इसको गैर जरूरी चीजों की तरफ उलझा दिया है। उससे केस इससे केस लाजमी लंबा होगा। अज़र साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि हम जब देखते हैं कि इस तरह के केस होते हैं, खास तौर पर हम देखते हैं कि जो छोटे इलाकों में, गांव देहात पे हमारे दुश्मनी के केस होते हैं, चाचा भी फंसा दो, मामा भी फंसा दो, सारी चीज़ें वो हो जाती हैं, फिर उसके बाद केस लंबा। तो खुदा न खास्ता इस केस के अंदर इस किस्म के मामला ना हो कि थेरेपी वर्क्स की पूरी टीम भी है, फिर उनके वालिदैन भी है जो यहाँ मौजूद नहीं, तो ये केस भी उलझ सकता है। बिल्कुल उलझ सकता है। देखिए ना, अगर तो जाहिर जाफिर अकेला होता तो जाहिर जाफिर और बाकी जो, यानी जाफिर अकेला मुलजम था ना, तो उसे सिर्फ मौका मिलना था क्रॉस एग्जामिन करने का। यहाँ अब होगा प्रोसेस क्या, कॉपियां नकलें तकसीम कर दी हैं। जब हाजिरी सारी मुलजमों की पूरी होगी, फर्द जुर्म आयद होगी। जब फर्द जुर्म आयद होगी और फर्द जुर्म, यानी देखें जब कॉपियां सारी मिल जाएंगी, 7 दिन का टाइम लाजमी देना होता है 265C और 265D को सामने रखते ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। अब उसमें जब शहादतें शुरू होंगी तो शहादतों में सिर्फ जाहिर जाफिर नहीं, उनके वालिदैन के अलहदा वकील जिरा करेंगे। फिर जो थेरेपी वर्कर के जितने मुलजिम हैं, ये कोई 8-10 लोग हैं। जहां एक शहादत के ऊपर सिर्फ एक मुलजिम ने जिरा करनी थी, वहां 8 लोगों ने जिरा करनी है। अगर मान ले एक दिन भी, तो 10 दिन में एक गवाह तो 10 दिन ले जाएगा। अब ये सारा मामला अगर आप देखें, मुझे तो ये 6 महीने तक ये ट्रायल कंक्लूड होता नजर नहीं आता है। कम से कम मैं वक्त से पहले आपको बताता हूँ कि 6 महीने तक भी देखना है कि शहादतें भी पूरी होती है कि नहीं होती। इस पे अभी देखें, जो नकलें तकसीम करने का प्रोसेस है उसमें कई कमी रह जाती हैं, कुछ चीजें पूरी नहीं आती। मुख्तलिफ दरखास्तें आएंगी 265C की सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट करने के हवाले से,
वो फिर आएंगी, और फिर उसके बाद जब फर्द जुर्मायद आएगा, फर्द जुर्मायद होने के बाद जब शातें शुरू होंगी, शातों का प्रोसीजर कंक्लूड हो रहा है, फिर 342 के स्टेटमेंट होने हैं, फिर बहस होनी है, तो ये 6 महीने से ज़ायद टाइम ले जाएगा और गैर जरूरी तौर पर। और इसमें मैं नहीं समझता है अब जो कि केस में आ गया है, चलान में ये सारे लोग मुलजिम आ गए हैं, अब इन सबका फेयर ट्रायल का हक है, इनको सबको मौका मिलना है, और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, सजा जरूर मिलेगी इसको, लेकिन मैं इसमें केस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट में ही देख रहा, माजरत के साथ, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे कि हमने इस केस को गैर जरूरी दबाव डाल करना, इसका सिंपल सा वे आउट था कि आप आते कोर्ट में कहते हैं कि इसकी ट्रायल इन्वेस्टिगेशन हो जाए मुकम्मल। एक इसमें वैसे इस तरह के केस के अंदर ना, आज अगर आप ऐसे वाकयात को आइंदा रोकने के लिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर करने के लिए कोई जुडिशियल कमीशन बन जाता, तो उससे भी नताज आपको अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन इसमें नाउमीदी नहीं है। जाहिर जाफर को सजा मिलेगी, लेकिन वक्त से पहले बताता हूं, मुझे कैपिटल पनिशमेंट होती उसे नजर नहीं आती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं अजहर साहब, मैं इस पे बात करते हैं हमारे जी, मैं हमारे नुमाइंदे, मैं अमरीन साहब इसके भी इनपुट लूंगा, मैं हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो आज कोर्ट में मौजूद थे जब ये केस चल रहा था। तो नईम, आज की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, आज केस की समाअत के दौरान क्या मामलात हुए हैं? जी, असगर से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। नईम असगर आज अदालत में मौजूद थे, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सदीक साहब ने कि केस एक तो फैल गया, दूसरा कैपिटल पनिशमेंट। अमरीन कुरैशी साहबा, कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, तो ये कैपिटल पनिशमेंट इस वजह से कि ये चीज़ें फैल गई हैं, केस बड़ा हो गया है, तो ये नहीं हो सकती? नहीं जी, आई एब्सोल्युटली डिसएग्री विद दैट। आई आल्सो डिसएग्री कि जी ये फैल गया है और गैर ज़रूरी तौर पे फैल गया है। ये वो लोग हैं जो जिनकी वजह से शायद नूर बच सकते। ये वो लोग हैं जिनको मालूम था कि ज़ाहिर जाफ़र के साथ वो लड़की है जिसके साथ जिसको उससे किडनैप किया है, और इनका जो रोल है वो पिवटल है टू द कमीशन ऑफ मर्डर। जो कत्ल हुआ है उसमें इनका बिल्कुल हाथ है, और इसलिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था कि इनको प्रोसिक्यूट भी किया जाए। ये पूरा जो तीन और जो ज़ाहिर के अलावा जो दो और पार्टीज़ हैं, एक उसके पेरेंट्स की और एक थेरेपी वर्क्स की, इनको इंडाइट करना ज़रूरी है ताकि एक प्रॉपर जो केस है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो थ्रू हो। और जहाँ रही बात कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके पास बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं। मैं ये नहीं देखती कि जी 6 महीने में इसको फांसी की अगर सज़ा हो भी जाती है तो वो उसको फांसी हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगले 4-5 साल तक उसके पास राइट टू अपील है, उसके बाद ये अपील करेगा, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाएगी, फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल पार्डन की भी ऑप्शन है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अब जेल में रहेगा और जेल ही उसका घर है, और उसके पेरेंट्स का भी जितनी देर तक ये ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता और जितनी देर तक प्रॉपर हमें इसका एक डिसीजन नहीं आता, आई डोंट सी देम गोइंग एनीवेयर। उनका घर जेल है, और ये भी अपनी तरफ से एक बहुत बड़ी एक एटलीस्ट एक विन है हमारे उन लोगों के लिए जो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, और उन लोगों के खिलाफ जो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि ये तो एक ये होना था। सो मुझे नहीं लगता कि कैपिटल पनिशमेंट की कैपिटल पनिशमेंट नहीं होगी। आई थिंक डेफिनेटली ओपन एंड शट है। प्लस ज़ाहिर जाफ़र ने खुद ही अपने आप को ऑलरेडी कह दिया कि उसने कमीशन ऑफ द ऑफेंस किया है, वो गिल्टी है इस चीज़ का। और जिस दिन ये इसके चार्जेस इसके सामने देते हैं, जज के पास ये अथॉरिटी है कि अगर वो उससे पूछेगा जब ये इसको इंडाइटमेंट के इसके जो चार्जेस हैं वो उसको पता सुनाए जाएंगे कि आर यू गिल्टी ऑफ द ऑफेंस और नॉट। और अगर ज़ाहिर जाफ़र कहता है कि यस आई एम गिल्टी, तो कानून के मुताबिक जज के पास ये पावर है कि वो उसी वक्त उसको सेंटेंस दे दे। सही, लेकिन अब ये भी तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि वो दिमागी हालत के हवाले से, अपने पागलपन के हवाले से चीज़ें भी ला सकते हैं। अब फ़र्ज़ किया जा सकता है कि वो ला सकते हैं, तो फिर ये मामला फिर और पेचीदा होता है। हम इस पर बात करते हैं। नईम असगर से हमारा रब्ता हो गया, हमारे नुमाइंदे आज अदालत में मौजूद थे। नईम, आज की समाअत के अहवाल बताइएगा, क्या हुआ है आज अदालत में जब ज़मानत मुस्तरद हुई है ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की?
देखें, मुलज़म जो मरकज़ी मुलज़म के वालिदैन हैं उनकी ज़मानत लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हुई, रिफ्यूज़ हुई और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता से रजू किया हुआ था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला महफूज किया हुआ था, जिसके बाद ये फ़ैसला सुनाया गया है और उसमें इन दोनों जो वालिदैन हैं, जो मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र के जो पेरेंट्स हैं, उनकी ज़मानत जो है मुस्तरद कर दी गई है। लोअर कोर्ट से मुस्तरद होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद हो जाना इस केस के हवाले से अहम अपडेट है। इस हवाले से जो लोअर कोर्ट का फैसला आया था उसमें बड़ी चीज़ें वाज़ेह थीं। उसमें यह कहा गया था कि जो मुलज़मान हैं जिनकी जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई थी, उनमें ये एक पॉइंट था कि मुलज़मान को जब ये इल्म था कि उनका बेटा जो है किसी लड़की के साथ इस वक्त मौजूद है और वो वहाँ पे वायलेंट भी है, तो उन्होंने पुलिस को बताने के बजाय प्राइवेट लोगों को इन्फॉर्म किया। तो इसी हवाले से ये जो पॉइंट है ये सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है और इसी पॉइंट को लेते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इनकी ज़मानत जो है मुस्तरद कर दी है। अब लोअर कोर्ट के हवाले से बात करें तो इस मुकदमे का जो है वो बाकायदा ट्रायल शुरू हो चुका है और 6 अक्टूबर को इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी तमाम मुलज़मान पर। इस हवाले से जो थेरापी वर्क्स के मुलाजमीन हैं, जो वो जिन लोगों ने जाए वक़ुआ पर पहुँचे और जिन्होंने उनके बकौल के उन्होंने ही मुलज़म को काबू किया, उन्होंने उसे पकड़ा, तो उनकी जो गवाहियाँ हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उनकी ज़मानत तो हो चुकी है, थेरापी वर्क्स के जो मालिक हैं और दीगर जो मुलाजमीन हैं उनकी ज़मानतें तो हो चुकी हैं, लेकिन अभी जब केस का ट्रायल शुरू होगा, फर्द जुर्म आयद होगी, तो फर्द जुर्म में उनको भी बुलाया गया है और उनके ऊपर भी फर्द जुर्म आयद होगी और उनकी जो गवाहियां हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी इस केस में। जी ठीक है, हमें नई मसखर आगाह कर रहे थे आज की सूरत हाल से मुतालिक भी, और ट्रायल कोर्ट में अब रखी गई है तारीख। अब देखते हैं कि फ़र्द जुर्म आयद उस दिन होती है, लेकिन एक चीज़ अगर सदीक साहब बात करें कि ये जब इतनी लंबी चेरा होगी तो फ़र्द जुर्म आयद होना इतना जल्दी और इतना आसान जो है वो लग नहीं रहा है। लेकिन सर अज़र साहब, आनत जुर्म का मामला तो है सर, उसके वालिदैन जो हैं वो पुलिस को नहीं बता रहे हैं, वो वहाँ पर चीज़ों को हैंडल करने की बात कर रहे हैं कि मैं संभाल लूँगा, पर इस सारे अमल में तो उसके वालिदैन जो हैं उनका जो भी किरदार है वो बैसियत मुजरिम के आनत तो कर रहे हैं, मुजरिम के साथ तो वो हैं, तो इस तरह किस तरह से उनको बिल्कुल आप समझते हैं कि वो हट जाएंगे, केस से अलग हो जाएगा उनसे मामला सारा? देखिए, मैं एक बार बता दूं, ये खुद केस कमजोर इस हवाले से है कि ये चीज़ एस्टैब्लिश करेगी कल आने वाले वक्त में कि वो एक ज़हनी मरीज था, आउट ऑफ माइंड था, एबनॉर्मल आदमी था। अब एबनॉर्मल आदमी के हवाले से वो ये उनकी प्लीड आप डेफिनेटली वो ये लेंगे कि उन्हें तो नहीं पता है कि उनका बेटा कत्ल कर रहा है या कोई ऐसी बात चल रहा है, ना ऐसी एविडेंस के ऊपर ऐसी कोई चीज़ आई है। ज़ाहिर जाफर ने भी रिसेंट स्टेटमेंट भी दिया है, 161 का बयान दिया है, अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट भी उसने दे दी है, जब तक कोर्ट के अंदर नहीं आएगा, कोर्ट में टेस्टिफाई नहीं होगा, कोर्ट में कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं देगा, तब तक इतना आसान काम नहीं है। मैं इसकी नेगेटिविटी का एलिमेंट मैं तो बता रहा हूँ, नॉर्मल हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर क्या है, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से कि उनके वालिदैन को और थेरेपी वर्कर को मुलजिम बनाकर इस बुनियाद के ऊपर कैपिटल पनिशमेंट मुझे मिलता है, इसलिए नजर नहीं आ रहा कि एट द एंड ऑफ द डे वो एबनॉर्मल साबित करेंगे। जब एक आदमी एबनॉर्मल होगा तो एबनॉर्मल आदमी को शायद कैपिटल पनिशमेंट दी नहीं जा सकती, इस पर नंबर ऑफ जजमेंट्स मौजूद है। और ज़ाहिर जाफर बहुत चालाक आदमी है, आसपास उसके लोग बहुत चालाक है, इसीलिए उन्होंने इस मामले में अभी तक देखे किसी थेरेपी वर्कर ने क्वेश्चन के लिए दरखास्त नहीं दी कि उनकी हद तक मुकदमा खारिज किया जाए। उनके वालिदैन ने क्वेश्चन के लिए उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। वो भी बड़ा इंटेलिजेंटली खेल रहे हैं, उन्हें भी अंदाजा है कि उनके बच्चे को सजा तो होनी है और उनको अबैंडमेंट की हद तक सजा, कत्ल की सजा नहीं दे सकती है। ये अयानत कत्ल के लिए सजा नहीं है, ये अयानत ये कह सकते हैं। अगर फर्ज करें आपने मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ केसेस देख ले, सारे भगौड़े हैं, घर बैठे होते हैं, तो उनके पास जितने लोग हैं उन्होंने उनकी जिम्मेदारी है पुलिस को इतला दें आप, लेकिन आप इतला नहीं दे रहे हैं, तो आपको सजा सिर्फ उस बात की मिलनी है कि आपने पुलिस को इतला नहीं दी है, आपने पुलिस तक इन्फॉर्मेशन दे के आनी थी, लेकिन आपको अयानत कत्ल में सजा नहीं दी जा सकती है। और दूसरा, फर्ज करें थेरेपी वर्कर ने कोई एविडेंस छुपाई है, कुछ आते हैं मिसाल के तौर पर कोई वेपन इधर उधर किया है, तो उनको भी उस हद तक सजा मिलेगी। अयानत कत्ल के लिए साबित ये करना पड़ेगा और ये बड़ा अहम इशू है। मंजरिया में कॉन्सेप्ट में 300 सेक्शन जो कत्ल अमद को डिफाइन करता है,
वहां आपको साबित करना है कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व थे। आपने बकायदा बामे मशवरे के साथ, ये जो गली मोहल्लों में FIR उसने मशवरा दिया, उसने ले आया, ये आया, और तो सारे मुशावरत में यहाँ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। 109 में सजा इतना आसान काम नहीं है। 300 में तो आपको 302 में तो आप आ सकते हैं कि जाहिद जाफर ने ये काम किया है। अब जाहिद जाफर को किसी ने पिस्तौल पकड़ाई, वो अंदर मौजूद था, पिस्तौल गोली मारी उसने, चाकू से वार किए, ये तो अगर आप कह रहे हैं या किसी ने आकर बाइक चलाकर चाकू दिया या छुरी दी या पिस्तौल दिया आपको, तो वो तो बातें समझ में आती हैं, इयानत में आएंगी। लेकिन ये चीजें इयानत में इसलिए देखें नाउमीदी की तरफ जाने की बात नहीं है, हमें सीरियसली सोचना है इस बात को। हम और याद रखिएगा, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि मुजरिम बच ना पाए लेकिन बेगुनाह को सजा ना हो पाए। यानी ये नहीं है कि आप कहें कि वो लोग भी हैं, अगर वो बेगुनाह है तो उनको सजा क्यों हो? अगर उनके जितना जुर्म किया उनको उतनी सजा मिलनी चाहिए। एक आदमी जो मुजरिम है जाहिद जाफर, उसको तो बिल्कुल रियायत नहीं मिलनी चाहिए, उसको तो उल्टा लटका देना चाहिए। ऐसे लोगों को तो फांसी देनी चाहिए चौकों में। वो अलग बात है, हमारे पास प्रोविजन मौजूद नहीं है, लेकिन हम केस को इंटेलिजेंटली लेके चले। जज्बात से केस नहीं लड़ा जाता, होश से केस लड़ा जाता है। अगर आज उनकी जमानत खारिज भी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, जमानत मैं उन वालिदैन की जमानत सुप्रीम कोर्ट से होता देख रहा हूँ। थेरेपी वर्कर की देखे जमानत मनसूख, तो गालिबन जो मेरे तक पता लगा कि जमानत मनसूख तो नहीं हुई है। ये तो आपके सामने, अब जमानत वाला जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट आप देखे जज्बात पे नहीं फैसला करना, हमें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला देखते हैं क्या होना है, उसमें गुंजाइश मौजूद होगी। मैं आज भी क्लियर हूं उनके वालिदैन की जमानत हो जाएगी। हाँ, अगर वो एक्चुअली यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद होते और वहां उनके पास मौजूद होते तो फिर हालात और वाकयात और थे। फोन के ऊपर उन्हें ये तो नहीं पता था कि उनका बच्चा इतना यानी इस हद तक चला गया, मारने की हद तक चला गया। ये साबित करना पड़ेगा। एविडेंस में ये बात अगर आ जाएगी कि जनाब ये बाकी मार रहा था, हमने ये बाकायदा ऐसी शहादतें अगर आ गई कि जो ये साबित करें कि नहीं उसने कहा जी मार दो, अब वो आप कत्ल कर दो, ये अपना पिस्तौल दे दो, उसको चाकू दे दो, वालिदैन नहीं बच सकेंगे। वरना प्रामा फिजाई मैं इस हवाले से है, इंटेलिजेंटली वो खेल रहे हैं। हमें होश से काम लेना है कि थेरेपी वर्कर्स को और वालिदैन को इन्वॉल्व करके ये मामला एबनॉर्मलिटी की तरफ लेके जाएगा। होश में नहीं था, हवास में नहीं था, ये सारा काम, और केस यही बिल्ड हो रहा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल अमरीन कुरैशी साहब ये बनता है, मोबाइल फ़ोन का जो फोरेंसिक डाटा है, एक तरफ तो ज़ाहिर जाफ़र का या ज़ाकिर जाफ़र का या बाकी जो लोग हैं उनका मोबाइल फ़ोन का डाटा हो सकता है, लेकिन जो नूर मुकद्दम थी उनके स्क्रीन टूट गई और उसके बाद उसको अभी तक स्क्रीन के हवाले से वो नहीं हो सका, ना ही उसका डाटा रिकवर करे, क्योंकि पासवर्ड का भी इशू आ रहा है कि वो डाटा रिकवर जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या इस केस पर इन मोबाइल फ़ोन्स के फोरेंसिक और डाटा जो बाकी लोग हैं उनका और जो नूर मुकद्दम है उसके कोई असरात होंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि अगर वो ना भी मिले तो उससे कोई इफेक्ट होगा। हमारे की जो कमीशन ऑफ क्राइम है, जो उसमें जो वहाँ पे जो मौजूद थे, उनके फिंगरप्रिंट्स, उनके जो मेडिकल स्वैब्स हैं, उनका बालों का, वो सारा हमारे पास ऑलरेडी है, जो आपके कल 164 कानून शहादत के तहत पे एडमिसिबल है और उसके ऊपर कन्विक्शन हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट की अभी पिछले साल भी जजमेंट आई थी, जिसमें बड़ी डिटेल में उन्होंने ये लिखा था कि फोरेंसिक एविडेंस ऑल दैट यू नीड। अभी साइंस बहुत स्ट्रांगली इन कन्विक्शंस जो है करवा रही है बिकॉज ऑफ द फोरेंसिक, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी वजह से, स्पेशली ये जो मोबाइल की वजह से ये जो इनकम्प्लीट चलान है, 95% तो कम्प्लीट है चलान, कोई इफेक्ट करेगा इसकी कन्विक्शन में। और सेकेंडली मैं जो अजहर सिद्दीकी साहब की जो बात है कि वो जो इंसैनिटी की वो जो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगी कि देखिए, इंसैनिटी अगर आपने प्ली करनी है तो आप ऐसे इन मिड ट्रायल के स्टार्ट होते हैं एकदम से आप कह दें कि मैं पागल हूँ, तो ऐसे नहीं होता। आप मेडिकल रिपोर्ट्स देखते हैं, आप मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं। थेरेपी वर्क्स ने एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट की है वो ये है कि उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया या इसको कहें कि ये सबमिट कर दिया है पब्लिकली भी कि हमें वो एज अ मेंटल पेशेंट नहीं आया था, वो एक अल्कोहलिक था। सो वो जो चीज़ है वो उस चीज़ को नलिफाई करती है, उस स्टांस को कि जी ही वाज मेंटली इनसेन। सो मुझे नहीं लगता कि वो जो प्ली है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर करेंगे तो अगेन उसको इस्टेब्लिश करना और उसकी हिस्ट्री देखना कि क्या वो किसी मेंटल अस्पताल में रहा है, क्या वो कोई दवाइयाँ ले रहा था, उसको इस्टेब्लिश करना तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, स्पेशली बिकॉज अगर वो मेंटल पेशेंट
सिचुएशन था, और अगर वो इतना पागल था तो क्या उसको उसके पेरेंट्स के लिए ये सही था कि वो उसको छोड़ के कराची चले जाते? और जब गार्ड ने उनको कहा कि एक औरत है अंदर और उसको वो तशद्दुद कर रहा है, तो क्या उनके जो वालिद साहब हैं उनका ये इस चीज़ को इग्नोर करना या उस पर फौरी एक्ट करना ना करना, क्या ये चीज़ उनके ऊपर कन्विक्शन नहीं डालती? मुझे लगता है ज़रूर डालती है, और डेफिनेटली ये अबेटमेंट और रिमूविंग एविडेंस में ये कन्विक्ट होंगे। सही। अच्छा अज़र साहब, एक चीज़ जो एक अवामी सा सवाल है, अवामी एक बात है, वो ये है कि क्योंकि हम अंदर मायूसी वाली बात जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो है कि जी नूर मुकद्दम कत्ल केस का मरकज़ी मुलज़िम जो ज़ाहिर जाफ़र है वो बुनियादी तौर पर अमरीकी शहरी है, तो अमरीकी शहरी है तो वहाँ से इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी और कहीं ना कहीं कोई कानून के अंदर कोई रास्ता हो जाएगा तो वो जा सकता है, वो चला जाए, ऐसी कोई चीज़ मौजूद है? देखें, ये हमारे यहाँ ये ना मैं नहीं समझता, और ये जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं ताकि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर सवाल उठें। हमने वो रेमंड डेविस का केस देखा, जो कि मैं उसमें इन्वॉल्व रहा हूँ। रेमंड डेविस का केस तो बहुत ही मुख्तलिफ है। रेमंड डेविस के केस में आप देखें, वो अमेरिकी था भी, अगर वो मिसाल के तौर पर डिप्लोमेट भी था, तो एट द एंड ऑफ द डे वो सुलह हुई थी, यानी ऐसे नहीं अगर मामला हुआ था। इस वाले केस में मैंने आपको पहले कह दिया, मैंने आपको कह दिया कि रूल आउट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अमरीकी होने का कोई फायदा नहीं होना, ये सारे नाज़रीन सुन ले, हर कोई समझ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज बेसिकली, अगर मिसाल के तौर पर अमरीकी सिटीजन भी होता और पाकिस्तानी जुरिसडिक्शन में ये कत्ल करता, तो उस पर पाकिस्तानी लॉ अप्लाई होना था। पाकिस्तानी लॉ अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, और सिर्फ इस बेस के ऊपर कि अमरीकी है उसे कोई रियायत नहीं मिलेगी। अलहदा बात है कि कल आप मिसाल के तौर पर आप सुलह में आ जाएं और कल अपना अगर उस मामलात में अगर आप चले जाएंगे तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और मुझे देखें बात है रियलिटीज की, मैं जनरलाइज बातें कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो इशू बेस देख रहा हूँ ना, उस इशू बेस के ऊपर मैं एक डिमांड कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि ये देखिए ना, ये ऐसा खतरनाक काम हुआ है, इतना तकलीफ दे काम हुआ है कि एक बंदे ने जिस तरह बैठकर ये किया और जिस तरह ये हमारी सोसाइटी इन सारे मामले को ले रही है, वो सिर्फ एक केस को लेकर चल रही है। हमें आइंदा से भी नूर मुकद्दम ऐसे लोगों को बचाना है। मैं इसीलिए जुडिशियल कमीशन बनाने की डिमांड कर रहा हूं कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ऐसे केसेस को, जो पूरी दुनिया के अंदर निजाम है ना, उस तरह पकड़ने का निजाम नहीं है। क्राइम सीन हमने प्रोक्योर कर लिया, लेकिन हमारे पास, मैं नहीं समझता कि इसकी इन्वेस्टिगेशन उसी पैरामीटर पे हुई है, इसमें प्रोसिक्यूशन कितनी इन्वॉल्व हुई है। मैं अभी आपको बता सकता हूँ, मैंने जितना चलान पढ़ा है उसमें इतनी डेफिशिएंसी है, आने वाले वक्त में आप वो सारा कुछ देखेंगे। वजह यह है कि हमने अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उस तरह को बेहतर नहीं कर सका। प्रेशर होने की वजह से ये सारा मामला चल रहा है, और ये सिविल सोसाइटी का प्रेशर रहना चाहिए। लेकिन हम अगर चाहते हैं कि दोबारा कोई नूर मुकद्दम ऐसे वाकया में ना आ सके, ना कोई आ सके, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने की, एविडेंस कलेक्शन करने के हवाले से। जैसे ये मिसाल के तौर पर मोबाइल का डाटा, कि अगर ये बात ऐसी थी, हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं बैटमेंट में, तो बैटमेंट में हमारे पास टेलीफोन रिकॉर्ड तो है नहीं, ना कोई टेलीफोन टेप हो रहा था उनका, ना कोई मैसेजेस है। और ख्वाजा आरिफ ने वहाँ कोर्ट के अंदर इस्लामाबाद को यही रिलाय किया कि फोरेंसिक की है कोई नहीं, मैसेजेस कोई है नहीं है, सिर्फ खाली किसी के कह देने से 161 का बयान अगर कोई आ भी जाएगा, जब तक वो टेस्टिफाई नहीं होगा कोर्ट के अंदर, जब तक क्रॉस एग्जामिन नहीं होगा, अदालत नहीं देखेगी उस बयान की कोई, और इन्वेस्टिगेशन की भी कोई हैसियत नहीं है। सारी इन्वेस्टिगेशन जाकर कोर्ट के अंदर जब बाकायदा शहादतें रिकॉर्ड होंगी, वहां पर ये चीजें सारी सामने है कि वहां ये एस्टैब्लिश होगी। लेकिन सिद्दीक साहब यहाँ पर सवाल ये, जी सिद्दीक साहब सवाल यहाँ पर ये मेरा साहब बता रही थी ना, मुझे देखें वो उसी को फायदा देना है, वो नूर मुकद्दम को भी एडवांटेज होगा, और चालान मुकम्मल करके किसी स्टेज पे वो दोबारा पेश किया जा सकता है, और ये एविडेंस जितनी है ना, ये रिकॉर्ड पे लाई जा सकती है, जो कि भी अभी कंप्लीट चालान पेश नहीं किया, कानून इस बात की इजाजत देता है। सही। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे ये सवाल करूँगा सर, फ्रेंसिक की रिपोर्ट तो बहरहाल अब, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिसका अभी हवाला भी दिया गया था कि फ्रेंसिक रिपोर्ट में तो बड़ा क्लियरली चीज़ें कातिल के हवाले से तो क्लियर हैं, तो सर फिर उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। फ्रेंसिक की रिपोर्ट को तो अब बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है एविडेंस में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, फोरेंसिक की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन खाली वो फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाना, अब उस फोरेंसिक की रिपोर्ट में क्या हो ना, खाली उनका देना नहीं, वो कोर्ट के अंदर बाकायदा जानी है, कोर्ट ने देखना है कि वाकई उसने वो पैरामीटर पूरे फिल कर लिए हैं। खाली एक रिपोर्ट के अवर्मेंट क्या है, वो क्या वो फोरेंसिक वो जो प्रिंसिपल है उस पर टेस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही,
उस फोरेंसिक ने ये सारी चीजें एस्टेब्लिश कर दी हैं कि नहीं कर दी, ये सारे सवाल शहादत के हैं। शहादत की स्टेज पे जाना है, वहां जाकर ये चीजें सारी क्रॉस होंगी। वहां पर खाली अगर मैं ये कहूं कि अगर ये खाली सिर्फ फोरेंसिक की रिपोर्ट पर सजा दे दे तो ये तो आर्टिकल 10A की खिलाफवर्जी होगी। उस फोरेंसिक की रिपोर्ट को भी अदालत में जाना है, अदालत उसको परखेगी, देखेगी, जांचेगी, जांचने के बाद फिर ये फैसला किया जाएगा। और जब फैसला लिखेगी कहेगी कि ये फोरेंसिक की एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन खाली सिर्फ एक फोरेंसिक की रिपोर्ट के ऊपर, यानी फोरेंसिक क्या होगा, फोरेंसिक में तो ज्यादा जाहिर जाफिर के हवाले से बात आएगी ना कि जाहिर जाफिर ने ये सर मारा है, तो बाकी लोगों को अगर इन्वॉल्व करना है या चीजों को लाना है, या जाहिर जाफिर के हवाले से अगर दूसरी अगर हम मिसाल के तौर पर ले लें, जो मैं बात कर रहा हूँ कि थेरेपी वर्कर्स को इन्वॉल्व करना, वालिदैन को इन्वॉल्व करना, तो अब देखें ना, खाली एक मान लिया जाए कि अल्कोहलिक था, कि अल्कोहलिक आदमी को थेरेपी वर्कर्स की जरूरत होती है। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि नहीं, कि देयर इज समथिंग एल्स, जो बड़ी चालाकी के साथ, यानी वो मुजरम जो है ना बहुत चालाक आदमी है, मैं बता दूं आपको पहले ही, उस चालाकी को हम पकड़ नहीं पा रहे। हम इधर उधर भागते फिर रहे हैं, इधर किनारे पे उधर किनारे पे, लेकिन वो अभी तक देखें वो इतनी चालाकी से ना वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, ना वो चीज सारे हालात सामने लेते हैं, वो खामोशी से बैठे हुए हैं। और जो केस उन्होंने लड़ना है वो अभी तक आप लोगों को हमारे किसी के सामने नहीं आ सका कि उनकी प्लानिंग क्या है, क्या आने वाले प्लानिंग मैं आपको पहले बता दूंगा। आपको आप देख लीजिएगा आने वाले वक्त में वो इसका कोई ना कोई इस बात को इस तरफ लेके जाएंगे। अगर ये एस्टैब्लिश कर दी, अब नॉर्मलिटी साबित कर ली, सजा होगी। मैं ये नहीं कह रहा सजा नहीं होनी, मैं कह रहा हूँ कैपिटल पनिशमेंट शायद ना हो सके, उन्हें दूसरी सजा हो जाएगी और वालिदैन की हद तक उतनी की इन्वॉल्वमेंट की सजा आएगी कि जनाब अगर उन्होंने बताया नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है, थेरेपी वर्कर्स कोशिश अपनी तरफ की तो उन्होंने भी ज्यादा पुलिस से करना, यानी ये तो नहीं है, इनके पास राइट तो नहीं है ना, यानी ये तो राइट नहीं है कि उस आदमी को रोक ले। सेल्फ डिफेंस का केस तो ये है ही नहीं ना, ये ऐसे हालात और वाकयात है। ये काम पुलिस का था, पुलिस को करना था। अगर पुलिस को नहीं बुलाया तो आप ये नहीं कह सकते कि आप उनको मारने में भी साथ शामिल हैं। हमें यानी क्रिमिनल स्टूडेंट्स के वो प्रिंसिपल पे रहना चाहिए जो सेटल्ड हो चुके हैं, हमेशा से सेटल्ड हैं। इसलिए यानी देखिए आवाम को आप बहुत ज्यादा उम्मीदें दिलाएंगे इस तरह कर जब आवाम को ज्यादा उम्मीद दिलाएंगे तो कल हमारे क्रिमिनल जस्टिस में बहुत सवाल उठेगा। हमें कंफ्यूजन नहीं पैदा करनी चाहिए। हमें बात वही है, मुजरम जितने हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन याद रखिए बेगुनाह को भी सजा नहीं मिलना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं इसीलिए हमने आज ट्रांसमिशन में कि चीज़ों को कानूनी लिहाज से थोड़ा समझा जाए, ना कि वो एक, क्योंकि वाबस्तगी इस वक्त पूरी सिविल सोसाइटी की है, लोग इसको बहुत ज़्यादा उस तरह से देख रहे हैं कि ओपन एंड शट केस है, फिर ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। अब दोनों कानूनी माहिरीन की इसलिए राय ली जा रही कि ये असल मामला कैसे है और ये कितना तूल पर। एट द सेम टाइम हमें ये चीज़ बड़ी याद रखनी चाहिए, इवन सिविल सोसाइटी को, जो सोशल मीडिया पे भी प्रेशर देते हैं, कि हमारा ट्रायल जो है इट शुड बी अ फेयर ट्रायल। जहाँ पे आप जल्दबाजी में कोई एक चीज़, एक लूप होल छोड़ देंगे तो वो जो है, जो अलेज्ड जो ऑफेंडर है या जो मर्डरर है, ये उसके हक में जाता है। सो मुझे नहीं लगता कि जल्दबाजी में और ये कहना है कि 2 हफ्ते में ट्रायल ख़त्म हो जाए या 3 हफ्ते में हो जाए, क्योंकि ये चीज़ इवेंचुअली, जैसे मैंने कहा, ये अपील उसका हक है, राइट टू अपील, वो उसके बाद अपील करेगा और ये चीज़ उसको एकदम से उसमें आपको एक सेंटेंस नज़र नहीं आएगा। सो मुझे लगता है कि ये जो ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि प्रोसिक्यूशन के लिए, कि प्रोसिक्यूशन इसको प्रॉपरली इसको अपनी जो परफॉर्मेंस है इस पर दे, अपनी जो एविडेंसेस हैं, इनकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो इसको दे। इसके अलावा जो 18 विटनेसेस हैं जिसकी ये बात करते हैं, जो लोग, जो उसके फ्रेंड्स बाहर थे जब ये ऑफेंस कमिट हुआ, जिस दिन ये ऑफेंस कमिट हुआ, उनकी शहादतें होंगी। जो लोग अंदर थे, जो मुलाजिम अंदर थे, जिन्होंने उनको एक्चुअली उसको हेल्प किया कि वो जब वो भागने की 5 दफ़ा वो बच्ची अगर गिरी है और वो भागने की कोशिश की है, तो ये इन सब की जो शहादतें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बड़ा ज़रूरी है कि इनकी हम प्रॉपरली इसको एग्जामिनेशन इन चीफ और इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो, ताकि सारी एविडेंस जो है ऑन रिकॉर्ड हो, ताकि हम असिस्ट कर सकें जज साहब को इन अ प्रॉपर मैनर और हमारा एक फेयर ट्रायल नज़र आए। जो अमेरिकन नेशनलिटी की जो आप बात कर रहे हैं, यूएस काउंसलेट, one of the things that they keep a check on is कि क्या उसको right to fair trial मिल रहा है कि नहीं। और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो इस केस में अपनी राय मत दें, बिकॉज जब गवर्नमेंट जाती है और अपना पर्सन, बिकॉज सब इस वी फील द पेन ऑफ द फैमिली, मगर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको नहीं चाहिए कि एक वन साइडेड या अपना पर्सनल ओपिनियन दें इस पे।
क्योंकि इस तरीके से राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो अफेक्ट होता है, और उस पर फिर जो है जो अमेरिकन एम्बेसी है उस पर उनका बड़ा क्लियर कट है कि दे विल ऑब्जेक्ट इफ there is some sort of problem as regards to right to fair trial. अदरवाइज उनका बस यही है कि उसको जैसे वो हेल्थ केयर जो बेसिक हेल्थ केयर किट है वो उसको प्रोवाइड करती है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते. बट दैट्स व्हाट आई थिंक. अच्छा, लेकिन एक चीज़ अमरीन साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी ऐसे अजहर सिद्दीक साहब ने बड़ी बात की कि हमारा इस केस को लेकर ये एक टेस्ट केस के तौर पर कि आगे हम इस किस्म की जो चीज़ें हैं आगे खुदा न खास्ता किसी और नूर मुकद्दम को इस तरह का दिन ना देखना पड़े उन चीज़ों को, तो फिर वो किस तरह से किया जाए, क्योंकि उसमें तो फिर पूरा प्रोसिक्यूशन का अमल है, पहले पुलिस से लेकर तो फिर आखिर तक जो ट्रायल का है और उसके बाद सज़ा का मामला है, तो वो क्या किया जाए? बहसीत कानूनदान आपका क्या इस पर कहना है? मुझे लगता है कि हम लोग हर बड़ा केस को हम उसको टेस्ट केस कह देते हैं. हमारे पास ज़ैनब का केस आया, हमने कहा कि टेस्ट केस है. हमारे पास ये मोटरवे इंसिडेंट का केस आया, हमने कहा कि पाकिस्तान के लिए टेस्ट केस है. मगर क्या हुआ इवेंचुअली? नथिंग हैपेंड. और हमें कोई ऐसा जो है जो मेन जो चीज़ें हैं उसको हमने एड्रेस ही नहीं किया. मुझे लगता है कि जो चीज़ें जो एड्रेस करनी है वो ये है कि एक तो नॉलेज ऑफ द लॉ नहीं है सिटीजन्स को. लोगों को पता होना चाहिए कि अगर वो इस तरीके का क्राइम कमिट करेंगे तो उनकी क्या सज़ा होगी, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जजेस के ऊपर है और लॉयर्स के ऊपर भी है. हमारे पास ट्रेनिंग मौजूद नहीं है. मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है जजेस, लॉयर्स, प्रोसिक्यूशन को ट्रेन करने की कि जब इस टाइप के केसेस आते हैं को उसको किस तरीके से प्रॉपरली और स्पीडीली किया जाए. चलान आई फील डिले हुआ. इसमें जो सबमिशन ऑफ द चलान is very crucial for criminal trials. So that is why I think कि यहाँ पे भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है पुलिस को कि किस तरीके से इनको स्पीडीली चलान फाइल करना चाहिए. और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है मुझे जो लगती है वो ये, मैं पहले भी इस चीज़ को हाईलाइट कर चुकी हूँ कि फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट पाकिस्तान में कम है. अब ये इस्लामाबाद से ये लाहौर आता है और लाहौर में फिर ये होता है. उस टाइम ये जो टाइम लैप्स हो जाता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड देन सेंडिंग इट टू जो आपका फोरेंसिक डिपार्टमेंट है, वो एक बहुत कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए. और मुझे लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ पे श्योरली इसको एड्रेस करना चाहिए. और जी अच्छा, अमरीन साहब की आवाज़ गई है. हम जी अमरीन कुरैशी साहब. हाँ जी. सो ये सारी चीज़ें हैं और आई थिंक ट्रेनिंग और आपकी अवेयरनेस सही. आप कन्विक्ट नहीं करेंगे लोगों के ऊपर कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होंगी. लोग ये जो बेचैनी है और जो लोग सड़कों पे क्यों आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने पहले जो पास रिकॉर्ड देखा है वो यही है कि शाहजेब केस में भी यही हुआ कि इवेंचुअली जो है फैमिलीज आपस में इवन तो उनका एक हक है, उनका एक राइट है, मगर बाय दैट टाइम जो पब्लिक एट लार्ज है वो इतना मेंटली अपसेट हो जाती है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते. सो आई थिंक ये जो कन्विक्शन रेट्स हैं उसको अगर हाई होंगे और अगर हमें रिजल्ट्स नजर आएंगे, स्पीडी एंड टाइमली रिजल्ट्स नजर आएंगे, तो फिर आई फील कि यस हमें एक चेंज जरूर नजर आएगा और एक ट्रस्ट आएगा ना सिर्फ पुलिस पे, और ताकि लोग आइंदा थेरेपी वर्क्स को फोन किए बगैर सीधा पुलिस को फोन करें. एंड ऑब्वियसली आपकी जो जस्टिस सिस्टम है आपकी जजेस के ऊपर भी. बिल्कुल सही है. अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब के हमें वो करना है, उस जानिब जाना है कि किसी और नूर मुकद्दम के साथ ना हो जाए, किसी और ऐसा कोई वाक़या ना हो जाए, तो सर उसका क्या फिर पुलिस का सबसे, क्योंकि पहले FIR भी आप ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं, हम जैसे तो तालिब इल्म वैसे देखते हैं कि FIR में इतना झोल होता है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट तक भी चला जाए तो जो असल मुलजिम है वो मुजरिम कभी बन ही नहीं पाता है. तो कहाँ से ये प्रोसेस शुरू किया जाए और कैसे किया जाए कि आखिर तक चाहे वो ट्रायल का हो, जुडिशल सिस्टम हो, प्रोसिक्यूशन सिस्टम हो, बेहतर हो सके कि कम से कम आज आप मैं बैठकर अमरीन कुरैशी साहबा बैठकर हम इस पे ऊपर सवाल ना उठा रहे हो कि हम क्यों हो रहा है, इस तरह से क्यों हो रहा है, तो क्या तरीकाकार हो सर? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है 1860 का बना हुआ है, बड़ी अच्छी चीजें डाली हुई हैं, लेकिन हम एडिशन अमेंडमेंट तो करते रहे. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारा 1898 का है, पुलिस रूल्स 1934 के हैं, पुलिस ऑर्डर 2002 का है. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो पहले मैं बात देख रहा हूँ, हमारे यहाँ पुलिस को अपॉइंटमेंट से लेकर हैंडलिंग तक, अपना चालान कैसे, इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी है, इतने फ्लॉज इसके अंदर मौजूद है. आज तक देखे ना, सेक्शन 154 है
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आप आज से 100 साल पहले चले जाएं, FIR सिर्फ इस बात की होती जी फलां जगह कत्ल हो गया, ये FIR होती थी। 173 के चलान में इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम पहले दिन ही घड़ के FIR, हमसाए, मोहल्लेदार सबको इन्वॉल्व उसी FIR के अंदर सारा कुछ डाल देते हैं। भाई FIR तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन जो हमें जिस दिन हम ये सिस्टम बदल दिया ना, फौरी तौर पर जैसे ही इतला आई, लॉ ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना चाहिए और पर्चा दर्ज हो जाना चाहिए। हाँ, पर्चा दर्ज करने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं सेशन कोर्टों में धक्के खाना पड़ते हैं, SP कंप्लेंट के पास जाना पड़ता है, फिर जाके पर्चे दर्ज होते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है उसके लिए परसू करने के लिए पता ही कुछ नहीं है। फिर वो, और आप याद रखिएगा 8% कन्विक्शन रेट है पुलिस का, 8%। नैब के केसेस में देखें तो 68-70% है। एंटी नार्कोटिक फोर्स के अंदर भी तकरीबन 70% के करीब है। लेकिन हम नैब और हरियाणा से सीख नहीं सके आज तक, और पुलिस का निजाम हमने ठीक करने की कोशिश नहीं की। मैं जो समझता हूँ, जैसे तीनों वाकया अमरीन ने बताया आपके सामने, मोटरवे का वाकया बताया आपने, सियालकोट वाला वाकया बताया आपने, शाहजेब का वाकया बताया, और ये भी देखें यहाँ हमें पहला काम यह है कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर कैसे करें। इसके लिए जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से। फिर क्राइम सीन प्रोक्योर करने के हवाले से 24 घंटे के अंदर अंदर चीजें फौरी पकड़ी जानी चाहिए, ऑटोमेटिक। हमारे यहाँ है ही कोई नहीं। हमारे यहाँ फोरेंसिक कराने भेजे, फोरेंसिक लैबोरेटरी जदीद आ चुकी है, लेकिन यहाँ साल तक जो है ना वो टेस्ट नहीं आते, स्वैब के टेस्ट नहीं आते, पिस्तौल के मैच करने के वाले से वो टेस्ट नहीं आते। बना हमने लिया, वो एक ही जगह बनी है। क्या पूरे पाकिस्तान में फोरेंसिक लैब हमने बना ली? क्या हमने इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है उनके लिए कोई उस लेवल की ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं कि जहां उन्हें तरबियत दे सके कि वो फोरेंसिक भी कर सके, वो डीप भी कर सके, उनका तजर्बा भी इतना जो पूरी दुनिया के अंदर मेट्रोपॉलिटन पुलिस का है। इंग्लैंड में चले जाए, अमेरिका में चले जाए, स्कॉटलैंड यार्ड में चले जाए, हम ये पहला काम करने वाला है। फिर हमने प्रोसिक्यूशन में हमने बनाया तो सही है, लेकिन प्रोसिक्यूशन को पुलिस के साथ, यानी पुलिस के पास थाने के अंदर कम से कम 2-3 वोकला जो एक्सपर्ट हो वो उनके पास होने चाहिए, ताकि चालान के अंदर या इसके अंदर कमियां कोताहियां ना रह जाए। कल जाके जो प्रॉब्लम बननी है वो हम नहीं कर पाए। अच्छा, फिर वहीं चलते हैं जब चालान मुकम्मल होता है, यानी चालान या इस केस में देख लें कितना अभी तक नामुकम्मल चालान है, यानी ये इन्वेस्टिगेशन का ये हाल है। वो भाई दिन रात कर दें, 10-10 टीमें लगा दें केसों के हवाले से। इन्वेस्टिगेशन तो कम से कम कहा हुआ है 14 दिन के अंदर चालान जमा कराना है। आज तक मैंने तो शायद कोई इक्का दुक्का केस देखा हो कि 14 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, उसमें पैरामीटर सारे तय हो। तो ये फिर यहीं तक बात नहीं है। फिर कोर्टों के हवाले से भी आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक पर्चा दर्ज हो जाए, झूठा पर्चा दर्ज हो जाए, तो वो खारिज करने के लिए हमारे हाई कोर्ट ने तो हाथ हटा लिया है, क्वेश्चन करनी नहीं है। वो नीचे मैजिस्ट्रेटों के पास धक्के खाएं। आपको ये भी ठीक करना है कि कोई झूठा मुकदमा दर्ज करता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करता है, उसके लिए निजाम बेहतर करना है। आज तक हम 182 का कलंदरा ठीक नहीं कर सके। कोई पर्चा दर्ज नहीं करता थानेदार, तो उसको निकाल कर बाहर फेंक के मुलाजमे से बाहर निकाल दे। हम यार रोजाना देखते हैं इतने मामला है। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या इतना रिवैम्प, बड़ा बातें की थी इमरान खान साहब ने आकर के, बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन मैं अभी भी नहीं देख रहा इसमें। इसलिए मैं बार बार डिमांड करता हूं कि इस सारे मामले में एक जुडिशियल कमीशन बन जाए जो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दो तरह से, एक है पुलिस के लेवल से, यानी कैसे पर्चा कैसे दर्ज होना है, इंक्वायरी कैसे होनी है, चालान तक जा रहा है, ये प्रोसेस है। फिर दूसरा हमारा क्रिमिनल जस्टिस कोर्टों के हवाले से भी, कोर्टों में हमने कभी स्पीडी ट्रायल कोड बना दिया, एंटी टेररिस्ट कोड बना दिया, लेकिन हमने आज तक कभी हमारी नॉर्मल कोर्ट्स को उस तरह सही करने की कोशिश की हमने। वो बात बड़ी सीरियस ही है कि यहाँ पर झूठे पर्चों का और इस तरह के कामों का हाई कोर्ट के ऊपर सिर्फ अंदराजे मुकदमा की तरफ से 40% लोड है। पर्चा दर्ज हो जाए तब आ जाना है, ऑर्डर दे दीजिए, पर्चा ना दर्ज हो तब आ जाना है। अगर हम यही काम कर ले तो हाई कोर्ट, ये आला अदालतों के ऊपर भी बर्डन काम होगा। अगर ये सीरियसली हम चाहते हैं, और ये टेस्ट केस बनाना इस तरह नहीं है, वो टेस्ट केस जो होना था होगा, इस सिस्टम को कैसे ठीक करना है, वो सिस्टम तभी ठीक होगा जब आप इस, और कोई नहीं चाहता, याद रखिएगा, सियासतदान नहीं चाहता, सियासतदान नहीं, पर्चों के बेस पे तो खेलना होता है कि कभी पर्चा करा दे, कभी इन्वेस्टिगेशन बेस पर सियासत करनी होती है। वो क्यों करेगा? तो सियासतदान तो चाहेगा ही नहीं, चाहे वो किसी जमात का हो। उन्होंने बैठ के अपनी रियाया पे हुकूमत करनी है। हमें बड़ा हिम्मत करनी, सिविल सोसाइटी को इस पे तवज्जो देनी चाहिए, इस पे प्रेशर डालना चाहिए कि इस तरह का एक निजाम आए जो इन चीजों को बेहतर जाकर मंतकी इंजाम की तरफ ले जाए। और ये मौका बड़ा जबरदस्त है और यहाँ डिमांड करनी चाहिए, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देखें ना, यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो 18वीं तरमीम या उससे पहले भी अगर आ जाए
तो जो फौजदारी ये जराइम है सारे सूबों के पास चला गया। अब चारों सूबों में अपने निजाम से सिस्टम को किया हुआ है। वही फौजदारी निजाम पूरे पाकिस्तान में रख के सेंट्रलाइज कर लें इसको आप, यानी FIA जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन जैसी पूरे पाकिस्तान की तो देखती है आपको, लेकिन यहाँ हर एक सिंध पुलिस है और वो सियासी पुलिस होती है, वो सूबों के पास इख्तियार आता है, वो सूबे अपने तरीके से। यहाँ जब तक आप इस तरह कर जाए को सेंट्रल पुलिस अथॉरिटी को प्रोविंशियल पुलिस अथॉरिटी बने कि जिनका सियासतदानों से अपॉइंटमेंट पोस्टिंग ऐसे तो यार पैसे देके यहाँ ट्रांसफर। सर ये अजहर साहब ये तो बड़ा लंबा और बड़ा पेचीदा मामला है, तो इसके लिए तो बड़ी हिम्मत हुकूमतों को करना है, और हुकूमतें आप खुद ही कह रहे हैं कि सियासतदानों का तो इसमें वो पूरे का पूरा मामला है वो नहीं करेंगे। लेकिन एक मैं थोड़ा लाइटर नोट पे एक ज़िमनन सवाल है कि ये बड़ी एक राय होती है अम्बरीन कुरैशी साहबा कि चीज़ों में फ़ायदा इसमें जहाँ बाकी लोगों का हो रहा होता है वहीं पर वकला भी साहिब हैसियत आदमी हो वो बड़ा वकील कर लेता है, तो वकील साहब कह सकते हैं कि हाँ हम इस केस को जो है वो 3 साल 5 साल लटका लेंगे, तो इसी में चीज़ें होती हैं। तो वहीं पर जहाँ पर पुलिस का मामला है, कोर्ट के सिस्टम है, वहीं वकला के लिए भी तो ये मामला है कि वो भी फिर भरपूर इस चीज़ का उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल, एंड दैट इज़ वाई मैंने इसीलिए कहा कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना सिर्फ पुलिस को मगर जजेस को मगर वकीलों को भी। मगर एट द एंड ऑफ द डे जो डेट्स होती हैं वो वकील रिक्वेस्ट कर सकता है, देते तो वो जजेस ही हैं। सो जिसके ऊपर प्रेशर होगा तो वो फिर अगर कोई रिक्वेस्ट भी करा है कि उनको डेट दी जाए या इसको एडजर्न कर दिया जाए तो वो एक्चुअली उनके पास डिस्कशन है कि वो उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशली लाइक इन दिस केस क्योंकि अब डायरेक्शंस आ गई हैं, अब ये नहीं है कि ये बिल्कुल वो उसको क्या कहते हैं 6 महीने 8 हफ्तों इनफैक्ट का है, 6 महीने ही का 8 हफ्तों के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये डिसाइड होगा। मगर ये ज़रूर है कि क्योंकि डायरेक्शंस आ गई हैं एक प्रेशर होगा जज के ऊपर और एज वेल एज लॉयर्स को भी, और स्पेशली जैसे आप लोग कर रहे हो, जिस तरीके से शोज हो रहे हैं टीवी पे और जिस तरीके से कवरेज हो रही है इस केस की, मुझे लगता है कि प्रेशर है और इसको जारी रखना चाहिए ताकि इस टाइप का डिले ना हो और इस केस को भूल ना जाएं हम, और इसकी कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग करेंगे तो आई डोंट थिंक इसमें डिले होगा बाय द लॉयर्स और द जजेस। बिल्कुल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये पूरी का पूरा इसी तरह से प्रेशर है, लेकिन ये है कि सिर्फ एक केस नहीं है, हर केस के हवाले से ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि इस किस्म के वाक़यात जो है वो ना, और जो प्रोसिक्यूशन के सिस्टम के ऊपर बात हो रही है उसको बेहतर किया जाएगा तो फिर नताइज भी बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अम्बरीन कुरैशी साहब, आप दोनों माहिरीन कानून हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, ट्रायल कोर्ट किस तरह से वो चीज़ों को 8 हफ्तों के अंदर फैसले की जानिब लेकर चलता है। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।